Hello everyone. How to calculate returns of mutual funds or how much returns we can earn on mutual fund. So basically before starting, we know that mutual fund is a fund where small investors pool their money. इसका मतलब जहाँ पर स्मॉल इन्वेस्टर्स स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और एक बड़े फंड में कन्वर्ट हो जाता है और जो कंपनी इस इन म्यूचुअल फंड्स में से पैसा रेज करती है या कलेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो बेसिकली प्रोसेस क्या हुआ कि स्मॉल इन्वेस्टर से पैसा रेज किया और उस पैसे को इकट्ठा किया, एक ह्यूज फंड बनाया और म्यूचुअल फंड कंपनीज फिर क्या करती हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट करती हैं। तो ये म्यूचुअल फंड का प्रोसेस होता है। म्यूचुअल फंड को इसीलिए हम लोग इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग क्यों? क्योंकि इसमें स्मॉल इन्वेस्टर्स डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर रहे, स्मॉल इन्वेस्टर्स अपना पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पैसा दे रहे हैं और एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या कर रही है, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रही है और रिटर्न्स अर्न कर रही है। जनरली जैसे म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू या कोई भी सिक्योरिटीज की वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ NAV। तो हम NAV का फुल फॉर्म क्या होता है? NAV का फुल फॉर्म होता है, मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू ये मैं आपको सेकंड वीडियो में समझाऊंगा कि नेट एसेट वैल्यू निकालते कैसे हैं। तो अभी हमारा जो इस वीडियो का मेन पर्पस है, हमारा वीडियो का मेन पर्पस ये है कि हम कितना रिटर्न एक म्यूचुअल फंड पर अर्न कर सकते हैं। सो दैट इज द मेन लॉजिक बिहाइंड दिस वीडियो। तो इसके लिए पहले क्वेश्चन रीड कीजिए, देखिए इसमें लिखा हुआ है NAV of an equity scheme of a mutual fund was 12.50 in the beginning of a year. The mutual fund has distributed a dividend of rupees 1.30 per unit during the year and has an NAV of 12.80 at the end of the year. तो इसका मतलब मैंने भी आपको बताया, NAV का मतलब क्या होता है, जिस वैल्यू या जिस डिनोमिनेशन में म्यूचुअल फंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं NAV। तो बिगिनिंग में NAV 12.50 था, हमने म्यूचुअल फंड को जिस टाइम पर यूपीएन से हमने बाय किया, और एंड में म्यूचुअल फंड का जो वैल्यू था वो 12.80 था। इस पूरे साल में म्यूचुअल फंड कंपनी ने हमें 1.30 पर यूनिट का डिविडेंड दिया। तो वो हमसे पूछ रहा है परसेंटेज रिटर्न क्या होगा। तो परसेंटेज रिटर्न का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। परसेंटेज रिटर्न का फॉर्मूला कैसे बनता है? इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ और थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो समझने के लिए। डिविडेंड प्लस NAV 1 माइनस NAV 0। तो बेसिकली NAV 1 क्या हुआ? 1 का बेसिकली मतलब ये हुआ दैट दिस इज एट द एंड, और NAV 0 का मतलब क्या हुआ? दिस इज एट द बिगिनिंग। तो ये इसका फॉर्मूला हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, और डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं NAV 0। ठीक है, एंड इसके बाद आप क्या लिखेंगे इसके अंदर? इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में हमें इसको निकालना है। तो NAV 1 minus NAV 0 that is at the beginning at the end upon NAV at the beginning into 100। तो कई बार ये लोग जो जनरली क्या करते हैं, ये NAV को NAV 1 minus NAV 0 को ये लोग कैपिटल रिटर्न्स भी बोल देते हैं। NAV 1 माइनस NAV 0 को ये लोग कैपिटल रिटर्न भी बोल देते हैं और कैपिटल गेन भी बोल देते हैं। तो किसी किसी क्वेश्चन में ये आपको कैपिटल गेन या कैपिटल उसमें मेंशन किया जाएगा। तो NAV 0 तो क्या, या तो कैपिटल गेन गिवन होगा या हमारी इसकी वैल्यू जो होंगी
वो वैल्यू हमारे को बिगिनिंग या एट द एंड में गिवन होंगी। ठीक है, तो या तो इसकी वैल्यू हमें गिवन होगी। अब इस क्वेश्चन में आप चेक कीजिए, इन्होंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, कितने का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया इन्होंने? इन्होंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया 1.30। सो हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 1.30 प्लस NAV1 कितना है हमारा? 12.80 माइनस 12.50 डिनोमिनेटर में 12.50 और क्या करना पड़ेगा हमें? इंटू 100। सो ये हमारी, क्योंकि हमारे को डिविडेंड दिया हुआ है 1.30, NAV1 हमारा 12.180 दिया हुआ है, और हमारे को इसके अंदर क्या दिया हुआ है? NAV0 12.50 ओरिजिनल। ये हमने होल्डिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न में भी किया था। तो अब इसका रिटर्न कितना आएगा हमारा, या रिटर्न इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 12.80 माइनस 12.50 तो 0.30 हो गया। तो 0.30 जब 1.30 में ऐड होगा तो वो बनेगा 1.60 डिवाइड बाय 12.50, और या तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख के इंटू 100। तो वो भी एक तरीका है करने का। ठीक है, आप इसको इक्वेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो रिटर्न हमारा इसके अंदर आएगा 12.80% में। तो ये हमारा नेट आंसर हुआ कि ये म्यूचुअल फंड हमें कितना रिटर्न देगा? 12.80। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट रिटर्न्स ऑन म्यूचुअल फंड्स विद द हेल्प ऑफ NAV। NAV कौन सी वैल्यू होती है जिसमें हम म्यूचुअल फंड्स को डिनोट करते हैं? तो दैट इज व्हाट नोन एज योर म्यूचुअल फंड। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन, किसी क्वेश्चन में अगर लिखा होगा कैपिटल गेन इतना हुआ, तो हम NAV1 माइनस NAV0 की जगह सीधा कैपिटल गेन की वैल्यू लिख देंगे। तो वो एक ही मतलब है। हेलो एवरीवन, टुडे इन दिस वीडियो we will learn how to calculate the value of NAV. In the last video I told you कि म्यूचुअल फंड की वैल्यूज को हम NAV की वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने कैलकुलेट किया था कि रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वहां पर NAV की वैल्यू गिवन थी। बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ NAV। तो NAV का फॉर्मूला बिफोर स्टार्टिंग क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस अपॉन नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है। आप क्वेश्चन देखिए, आपको लिखा हुआ है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड: कैश एंड बैंक बैलेंस, बॉन्ड्स, इक्विटीज, कोटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब हमें गिवन है। एक्सपेंसेस एक्रूड, नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, मतलब म्यूचुअल फंड की यूनिट जो है वो 2 लाख गिवन है। तो ये सब हमें गिवन है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है, जहां पर स्मॉल स्मॉल मनी हम स्मॉल इन्वेस्टर से कलेक्ट करते हैं और एक ह्यूज फंड बनाते हैं, और एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो होती है वो पैसे को कहीं इन्वेस्ट करती है। तो इसका मतलब ये जो इक्विटीज हैं, बॉन्ड्स हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, यहाँ पर इन्होंने क्या करा है? पैसा इन्वेस्ट किया है। तो ये सारे हमारे किसका पार्ट हो गए? दीज ऑल बिकम्स द पार्ट ऑफ आर एसेट। ये हमारे एसेट्स के पार्ट हो गए। ठीक है, दीज ऑल आर एसेट्स पार्ट। तो अब हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? टोटल एसेट्स की वैल्यू और नेट एसेट्स की वैल्यू। नेट एसेट्स का मतलब भी क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो लेट अस सी, सबसे पहला एसेट हमारा कौन सा है? कैश एंड बैंक बैलेंस। तो यहाँ पर मैंने लिखा कैश एंड बैंक बैलेंस। इसका कितना अमाउंट दिया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। दैट इज 5,50,000। ये हमें गिवन है 5,50,000। देन सेकेंड वैल्यू हमें कौन सी गिवन है यहाँ पे? बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो इससे कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए वो एसेट है, हमने उसको इन्वेस्ट किया कहीं पे। उसकी हमें कितनी वैल्यू गिवन है? 7 लाख। फिर थर्ड इन्वेस्टमेंट हमें कौन सी गिवन है? दैट इज इक्विटीज। करंट प्राइस गिवन है इक्विटीज का। तो इक्विटीज का हमारा बैलेंस गिवन है 12,50,000। और फोर्थ पॉइंट हमें कौन सा गिवन है? दैट इज
कोटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कि हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो हमारा कितना आ रहा है कोटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर. सो दैट इज अराउंड, you can check out, that is given to us 10,05,000. ये हमारे सारे एसेट्स की वैल्यू गिवन हो गई, ये हमारे लिए सारे एसेट्स हो गए. ठीक है, these all are assets for us. then in this case अब ये हमारे टोटल एसेट्स की वैल्यू हो गई, तो मैं इसमें नीचे लिखता हूं कि हमारे टोटल एसेट्स कितने आ गए. so total assets, so that is equal to, इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारे टोटल एसेट्स बन रहे हैं 35,05,000. अब इसमें से क्या माइनस करना होता है हमें, या तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कोई हो या एक्सपेंसेस कुछ हो, तो ये हमें माइनस करना पड़ता है. सो मैंने इसको एक्सपेंसेस लिख दिया, एक्सपेंसेस एक्रूड क्वेश्चन में गिवन है, एक्सपेंसेस एक्रूड हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो देखिए इसके अंदर कितने गिवन है हमें एक्सपेंसेस, दैट इज 75,000. सो एक्सपेंसेस हमें गिवन है 75,000. तो अब यहां पर आप देखिए हमारी नेट एसेट्स की वैल्यू कितनी आ गई, नेट एसेट्स की वैल्यू हमारी मिल गई, नेट एसेट्स की वैल्यू 35,000 में 35,000 में से माइनस करने के बाद हमारे को मिलेगा 34,30,000. तो ये हमारा टोटल एसेट्स आ गया. अब हमें क्या निकालना है, एनएवी की वैल्यू. तो एनएवी का फॉर्मूला भी हमने क्या पढ़ा, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी. वो मैंने ऑलरेडी आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर दिया. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, एनएवी की वैल्यू. तो मैं यही निकाल के दिखा देता हूँ आपको, हमने नेट एसेट्स तो निकाल ही ली है. तो अब यहाँ पर आप चेक कीजिए, let us write down in the form of equation. और टोटल एसेट्स हमारे कितने हो गए, 34,30,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, क्योंकि हमारे पास टोटल जो यूनिट्स गिवन है वो 2 लाख गिवन है. तो 34,30,000 में से डिवाइड बाय 2 लाख हमने किया नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड आउटस्टैंडिंग. तो हमारा ये देखिए ये एनएवी की वैल्यू कितनी आएगी. सो एनएवी वैल्यू कितनी आएगी, इसको डिवाइड करने के बाद आप देखिएगा आपको मिलेगा 17.15. तो ये हमारी एनएवी की वैल्यू हो गई. एसेट्स में से एक्सपेंसेस को माइनस किया तो हमें मिल गया नेट एसेट्स. तो नेट एसेट्स क्या होता है, एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज अपॉन नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स. वो हमें गिवन था क्वेश्चन में 2 लाख. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनएवी. I hope the concept is clear. This is the second video. In the third video, we'll discuss how to calculate the expense ratio in mutual funds. Thank you. So let us try one more question on NAV, how to calculate NAV, because the point is the first part of NAV where we calculated how to calculate NAV, we have done net assets upon number of mutual fund units. So similar question is this one, but with the difficult level, high difficult level basically. So let us try with this question also. Then you can fully understand the NAV concept of mutual fund. So let us start with the question first. A mutual fund made an issue of 10 lakh units of rupees 10 each. तो इसका मतलब म्यूचुअल फंड नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड 10,000 है और एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपीज है. ऑन 1 जनवरी 2006 नो एंट्री लोड वाज चार्ज्ड. जब भी आप म्यूचुअल फंड को खरीदते या बेचते हो तो कुछ कमीशन चार्ज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं लोड, लेकिन यहाँ पर कमीशन को वो इग्नोर करने के लिए बोल रहा है. इट हैज मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट. मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती हैं,
हम स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करती हैं और उनको इन्वेस्ट करती हैं। तो कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर्स खरीदे हुए हैं, जो 100 रुपए की वैल्यू थी, लेकिन कंपनी ने 160 रुपीज में खरीदा हुआ है। 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी हुई है, 9% डिबेंचर्स खरीदे हुए हैं और 10% डिबेंचर्स खरीदे हुए हैं। तो कंपनी ने टोटल 98 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड ऑफ रुपीज 12 लाख वर रिसीव फ्रॉम इक्विटी शेयर्स, इंटरेस्ट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ डेट सिक्योरिटीज वाज रिसीव्ड। मतलब ये जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिबेंचर, इस पे हमें इंटरेस्ट मिला। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर द इक्विटी शेयर एंड 10% डिबेंचर्स आर कोटेड एट 175% and 90% respectively. Find out the NAV per unit given that operating expenses paid during the year are 5 लाख रुपीज। तो एक्सपेंसेस हमारे 5 लाख के बने। तो हमारे को हमारा फॉर्मूला पता ही है, टोटल एसेट्स माइनस एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज अपॉन नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। तो ये एनएवी का फॉर्मूला तो हमें पता ही है। तो बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें ये करना चाहिए, मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पर फिर मैं इस क्वेश्चन के वर्किंग नोट्स आपको करके दिखाऊंगा। सो वर्किंग नोट्स में यहाँ करके दिखाऊंगा, आंसर मैं आपका यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ टोटल। क्योंकि सॉल्यूशन में अब हमें चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो एसेट्स एसेट्स में सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास कैश का बैलेंस आना चाहिए। अभी बताऊंगा कैसे आएगा कैश का बैलेंस। और ये जो इक्विटी शेयर्स वगैरह हमें गिवन है, ये सारी हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे यहाँ आने चाहिए। ये सारे हमारे एसेट्स हैं, इनकी वैल्यूज को भी हम डिटरमिन करेंगे, बट एसेट्स हैं ये सारे हमारे, क्योंकि कंपनी ने पैसा इन इन चीजों पे इन्वेस्ट किया हुआ है। अभी इसका हम वो निकालेंगे, रेट या प्राइस कैसे आएगा, अभी मैं आपको समझाना शुरू करूंगा क्वेश्चन इनके रेट्स निकालने के ऊपर। तो ये सारा मैं आपको, हमारे एसेट्स की ये सारी लेंथ हो गई। अब आप कहेंगे कैश बैलेंस, कैश तो कहीं दिया नहीं हुआ यहाँ पे। तो आप यहाँ पर अब चेक कीजिए वर्किंग नोट जो मैं आपको बोल रहा था। आप सबसे पहले आप चेक कीजिए हमने अमाउंट कितना एक्यूमुलेट किया। तो अमाउंट, यू कैन से अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ। देखिए, कंपनी ने 10 लाख यूनिट रेज करे और 10 रुपए का था, तो 10 लाख इंटू 100। तो कंपनी ने कितने रुपए रेज किए? कंपनी ने रेज किए टोटल 1 करोड़ रुपीज, और रुपी 1 करोड़ लिख लीजिए, और आप चाहें तो 1,1,00 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1 करोड़, और इसको क्या बोल सकते हैं 1 करोड़ के अलावा 100 लाख, क्योंकि 1 करोड़ और 100 लाख एक ही मतलब होता है। 1 करोड़ और 100 लाख, क्योंकि 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 लाख। तो अब आप यहां पर चेक कीजिए, कंपनी ने टोटल अमाउंट कलेक्ट किया म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ या 100 लाख, जिसमें से कंपनी ने ये सारी इन्वेस्टमेंट्स की थी। अब इस इन्वेस्टमेंट का आप चेक कीजिए, 98 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट दिख रही है टोटल इन सब का करने के बाद। इसका मतलब कंपनी के पास आज भी कैश बैलेंस कितना है, क्योंकि सबसे पहले हमें कैश की बैलेंस निकालनी है। तो कंपनी के पास कैश बैलेंस आज भी कितना बचा है, इसका मतलब 2 लाख रुपीज। 100 लाख और 1 करोड़ माइनस 98 लाख, तो 2 लाख रुपए कंपनी ने आज भी रखे हुए हैं अपने पास। अब कंपनी ने जगह जगह पे वेरियस इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। अब उस इन्वेस्टमेंट्स में आप चेक कीजिए, सबसे पहले बोल रहा है हमें डिविडेंड मिला कितने रुपए का, 12 लाख रुपए का। तो डिविडेंड मिलेगा 12 लाख रुपए का, तो वो भी हमारे लिए इनकम हो गई। तो हम लिखेंगे डिविडेंड, हमारे पास डिविडेंड आया, डिविडेंड फ्रॉम इक्विटी। कितने का डिविडेंड आया, इसमें ऐड कर दीजिए 12 लाख रुपीज का। ठीक है, ये डिविडेंड आया हमारे पास 12 लाख रुपीज का। साथ में
अब ये देखिए, ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हैं, तो इस पे हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 7%। तो 7% कौन सी वैल्यू का होगा? आप चेक कीजिए 7% कौन सी वैल्यू का होगा? 7% ऑफ 8 लाख, ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका अमाउंट आएगा ₹56,000। ये कैसे आया? 7% ऑफ 8 लाख, जितना आपने इन्वेस्ट किया। ये सारा कैश की वैल्यू निकालने के लिए है। फिर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन 9% डिबेंचर्स, सेम इसी तरीके से निकलेगा इसका भी। अब आप चेक कीजिए 5 लाख का 9% कितना हो गया? सो दैट विल बी इक्वल टू 45,000। इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स, ये कितना हो गया हमारे पास? 10% डिबेंचर्स का इंटरेस्ट, 5 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है, तो 10% ऑफ 5 लाख 50,000। तो ये सारे हमारे पास कैश की फॉर्म में पैसा आया, रुपीस की टर्म्स में ये सारा पैसा हमारे पास आया। 2 लाख, 12 लाख, 56,000, 56,000 एंड 45,000 एंड 50,000। ये सारा पैसा हमारे पास कैश की फॉर्म में जनरेट हुआ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल कैश कितना जनरेट हुआ। तो टोटल कैश हमारे पास कितना आया, इन सबको ऐड कर देंगे। टोटल कैश 2 लाख प्लस 12 लाख प्लस 56,000, तो ये बनेगा 15,51,000। मैं फोन थोड़ा छोटा हो गया, इसको बड़ा कर देता हूँ। 15,51,000 ये हमारा टोटल कैश बना। 15,51,000। अब इसके अंदर एक चीज और हमें चेक करनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी पेड किए, तो जनरली एक्सपेंसेस हम फॉर्मूले में भी माइनस कर सकते हैं, वरना आपने कैश की फॉर्म में पे किए एक्सपेंसेस, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कि आपने एक्सपेंसेस को पे किया। और कितने एक्सपेंसेस आपने पे किए? दैट इज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 लाख रुपीज के आपने एक्सपेंसेस पे किए, सो माइनस 5 लाख। तो हमारे पास कितनी वैल्यू बचेगी, आप ये चेक कीजिए। मतलब इतना कैश हमारे पास यहां से चला गया, तो कितना बचेगा हमारे पास कैश? तो नेट कैश बैलेंस, नेट कैश बैलेंस कितना बचेगा? दैट इज 10,51,000। ये हमारे पास कैश की वैल्यू आ गई। तो मेन वैल्यू हमारे को इसी की निकालनी थी इसके अंदर, कि कैश की कितनी वैल्यू हमारे पास आएगी। तो दैट विल बी इक्वल टू 10,51,000। तो जो मैं आपको बोल रहा था कि ये वैल्यू हमें निकाल कर दिखानी पड़ेगी। तो नेट कैश बैलेंस कितना आ गया? 10,51,000। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर एसेट्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एसेट्स में देखिए, सबसे पहले आपकी वैल्यू आई कैश की 10,51,000। इक्विटी शेयर में वैल्यू आप चेक कीजिए, इक्विटी शेयर की वैल्यू क्या बोल रहा है? इक्विटी शेयर 175% का हो गया, इसका मतलब वो 100 रुपीज का था, तो इसका मतलब आज वो शेयर की वैल्यू 100 की जगह कितनी हो गई? 175। अब वो 175 रुपीज में ट्रेड होता है, तो इसका मतलब आज हमारी इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू होगी?
हमारी इन्वेस्टमेंट की 50,000 इंटू दिस, तो हमारी वैल्यू होगी 87,50,000। ये हमारी इसकी वैल्यू होगी। 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में वो कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि इसने सिर्फ किसकी वैल्यू बोली है, इक्विटी शेयर की वैल्यू 175% हुई है और 10% डिबेंचर्स की वैल्यू। तो 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। तो जितनी वैल्यू यहाँ लिखी हुई थी उतनी ही वैल्यू हम लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी फिर हमारी 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, दैट इज 8 लाख रुपीज। देन 9% डिबेंचर्स की वैल्यू के बारे में भी कुछ नहीं बोल रहा, तो ये सेम रहेगा 5 लाख। और 10% की वैल्यू बोल रहा है 90% हो गई, तो 10% डिबेंचर ये रहे। तो 5 लाख का 90%, इसका मतलब इसकी 10% से वैल्यू कम हो गई है। तो 10% हो गया 50,000। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी रह गई हमारे पास, 4,50,000। तो ये हमारे टोटल एसेट्स की वैल्यू आ गई। सो दिस इज नेट एसेट्स, आई वुड नॉट से टोटल एसेट्स, नेट एसेट्स, क्योंकि इसमें से ऑलरेडी एक्सपेंसेस या जो लाइबिलिटी थी वो मैं माइनस कर चुका हूं, क्योंकि मैंने वो कैश का बैलेंस निकालते वक्त ही माइनस कर दिया था। तो हमारी वैल्यू टोटल कितनी बनेगी मैं आपको बताता हूँ, 1,15,51,000। ये हमारी टोटल वैल्यू बनेगी, एंड दिस ऑल विल बी इन टर्म्स ऑफ रुपीज। सो दिस ऑल विल बी इन टर्म्स ऑफ रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। तो 1,15,00,000। अब जनरली एनएवी का फॉर्मूला क्या होता है, नेट एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब लाइबिलिटीज के केस में हम एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस मैंने ऑलरेडी कैश के बैलेंस में माइनस कर दिया, तो उसको दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अब हमारा सीधा फॉर्मूला क्या बनेगा इसकी इक्वेशन के हिसाब से, तो आपका एनएवी का फॉर्मूला क्या बनेगा आप जरा देखिए, एनएवी इज इक्वल टू नेट एसेट्स जो मैंने वहां पर भी बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, अपॉन नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स, तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो मैं इसी के अंदर आपको बता देता हूँ, हमें इंटू 100 वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो आप यहाँ पर चेक कीजिए, हमारे पास नेट एसेट्स कितने के दिए हुए हैं, नेट एसेट्स हमारे को दिया गिवन है, लेट मी इंसर्ट द फिगर अगेन। सो क्या वैल्यू बनेगा इसमें आप चेक कीजिए, नेट एसेट्स हमारा कितना है, 1,15,51,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स हमें कितनी दे रखी है, 10 लाख। तो हमारा वैल्यू कितना बनेगा, इट विल बी इक्वल टू 11.551। ये हमारी टोटल वैल्यू बनेगी 11.551। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ NAV। तो ये हमारा टोटल कॉन्सेप्ट था अबाउट दिस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। ये हमारी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का पूरा एक आप बड़ा पॉइंट बना सकते हो। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, पहले वाला पार्ट इसका सिंपल था और ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या करना था, पहले तो म्यूचुअल फंड से कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ, फिर हमने कितना इन्वेस्ट किया, उससे फिर हमने कैश बैलेंसेस में मूव किए। जनरली एनएवी का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, लेकिन लाइबिलिटीज वाला जो एक्सपेंसेस वाला पार्ट था वो मैंने कैश में से माइनस कर दिया, तो दोबारा यहाँ माइनस करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये 175% दिया हुआ है, तो 100 रुपीज उसकी वैल्यू है,
तो उसका 175% कितना होगा, इसका मतलब वो 175 रुपीज हो गया। इसलिए 50,000 इंटू 175 करके हमें 87,50,000 आ गया। So this is what about the concept, full-fledged concept of NAV. These two questions describe the concept of NAV. So now we are discussing with the third part of this video, that is the expense ratio. In the first part, we have discussed how to calculate the return on mutual funds. Second part, we discussed how to calculate the NAV value. And in the third part, today we are discussing how to calculate the expense ratio for a mutual fund. अब इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है और इसका क्या क्वेश्चन आता है, इसके अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं। तो मैं इसको आपको दो क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ म्यूचुअल फंड हैज एन एनएवी ऑफ ₹25 and ₹29 in the beginning and at the end of the period respectively. During the period, it incurred an expense at the rate of ₹0.70 per unit. Find out the expense ratio. अब हमें ओपनिंग और क्लोजिंग एनएवी दिया हुआ है और हमने कितना एक्सपेंसेस इनकर किया वो दिया हुआ है हमें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमें पहले एक्सपेंस रेशियो का फॉर्मूला इसके अंदर याद करना पड़ेगा। तो एक्सपेंस रेशियो को क्या फॉर्मूला होता है, एक्सपेंस अपॉन एवरेज एसेट्स इनटू 100। एवरेज एसेट्स का यहाँ पर मतलब क्या हुआ, ओपनिंग एनएवी प्लस क्लोजिंग एनएवी अपॉन 2। तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूं, अगर मैं बोलूं एवरेज एसेट्स निकालने हों तो कैसे निकलेंगे हमारे एवरेज एसेट्स। एवरेज एसेट्स हमारे निकलेंगे ओपनिंग एनएवी और एनएवी इन द बिगिनिंग, आप कुछ भी बोल सकते हैं, प्लस क्लोजिंग एनएवी अपॉन 2। So this is how we calculate what? This is how we calculate the average assets. तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं, ओपनिंग एनएवी हमारे पास 25 है प्लस 29 डिवाइड बाय 2। तो ये आपको साफ दिख रहा है ये कितनी वैल्यू आएगी आपको, अगर आप इसमें चेक करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 25 प्लस 29 आपका कितना बना, 25 प्लस 29। तो 25 plus 29 gives you 54 divide by 2, so that is equal to 27 rupees। तो अब हम एक्सपेंस रेशियो में फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो एक्सपेंस रेशियो कितना आएगा हमारा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर दोबारा आप खोलिए कि हाउ मच विल बी द एक्सपेंस रेशियो। सो एक्सपेंस रेशियो वुड बी इक्वल टू, अब हमारा एक्सपेंसेस कितना है 0.70, तो 0.70 डिवाइडेड बाय एवरेज एसेट मेरा कितना आया 27 इंटू 100। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो 0.70 अपॉन 27 इंटू 100, तो मैं आपको बता देता हूं इसका नेट आंसर हमारा जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 2.59%। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमारे को क्या गिवन होना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए वी शुड बी गिवन ओपनिंग एनएवी प्लस क्लोजिंग एनएवी अपॉन 2 और एक्सपेंस हमें गिवन होगा। तो एक्सपेंस अपॉन एवरेज एसेट्स इनटू 100। तो एवरेज एसेट्स को हम ओपनिंग एनएवी और क्लोजिंग एनएवी से डिनोट करते हैं। So this is the basic problem on expense ratio. Now we will be discussing one more question that is based on expense ratio only, but with a different variety of question. So let us start with that question also. So now let us start with the second part of the expense ratio. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट कैसे है, क्योंकि इसके अंदर हमें ये पूछ रहा है कि एक्सपेंसेस कितने होने चाहिए। पहले वाले पार्ट में हमारे पास एक्सपेंसेस गिवन थे तो हमने एक्सपेंस रेशियो निकाली थी। तो ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये।
इसमें देखिए लिखा हुआ है एन इन्वेस्टर अर्न्स अ रिटर्न ऑफ 14% बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर। अगर कोई इन्वेस्टर इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करता है तो उसको 14% का इंटरेस्ट मिलता है या रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। और म्यूचुअल फंड हैज अनाउंस्ड द स्कीम व्हिच हैज इशू एक्सपेंसेस ऑफ 6% एंड एक्सपेक्टेड टू अर्न 16.5%। मतलब वो कहता है अगर म्यूचुअल फंड में अगर हम पैसा लगाएंगे तो पहले 6% उसका इशू एक्सपेंसेस कटेगा, बाकी जो 94% होगा वो हम इन्वेस्ट करेंगे, और जो आप 94% इन्वेस्ट करेंगे उस पे आपको रिटर्न मिलेगा 16.5%। फिर बोल रहे हैं हाउ मच शुड बी द एक्सपेंसेस ऑफ द म्यूचुअल फंड टू मेक द इन्वेस्टर इनडिफरेंट बिटवीन इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। तो कायदे से अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे को दिख रहा है कि म्यूचुअल फंड पर रिटर्न ज्यादा मिल रहा है और इक्विटी पे कम मिल रहा है। तो वो आपसे ये बोल रहा है कि हम कितना एक्सपेंसेस म्यूचुअल फंड में और करें ताकि इन्वेस्टर इनडिफरेंट हो जाए। इनडिफरेंट मतलब उसको म्यूचुअल फंड में भी 14% मिल रहा हो और उसको इक्विटी में भी 14% मिल रहा हो, तो वो इनडिफरेंट हो जाए। तो अब इस क्वेश्चन में हमें कोई अमाउंट वगैरह नहीं दिया हुआ, तो इसका देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो मैं इसको बोल्ड लेटर्स में कर देता हूं आगे ताकि आप लोगों को इसमें क्लियर समझ में आए। तो लेट द इन्वेस्टमेंट मेड बाय इन्वेस्टर इज ₹100। मैंने बोला 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टर 100 रुपए लगा रहा है, इन केस ऑफ इक्विटी his return will be ₹14। कैसे निकला 14 भाई? 14% ऑफ 100, क्योंकि 100 रुपए लगाए थे उस पर 14% बोल रहा है। तो ये तो उसका इसका मतलब इन्वेस्टर को इतना रुपए मिलेगा रिटर्न का 14%। अब हम आ जाते हैं म्यूचुअल फंड्स पे। अगर ये सेम फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा? तो म्यूचुअल फंड्स में भी मैं कह रहा हूं कि वो कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 100 रुपीज की। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप एक चीज चेक कीजिए, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि एक्सपेंसेस लगेंगे, इनिशियल एक्सपेंसेस लगेंगे म्यूचुअल फंड को या इशू एक्सपेंसेस लगेंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले तो आपके इसमें से एक्सपेंसेस माइनस होंगे। बस थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। तो इशू एक्सपेंसेस कितना बोल रहा है? 6% बोल रहा है। तो 6% ऑफ इसका मतलब कितना हो गया? 6% ऑफ 100 ओनली। तो दैट इज, आप यहां पर लिख दीजिए 6% ऑफ 94, सॉरी 6% ऑफ 100, क्योंकि 100 रुपए अगर हम म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं तो उसका 6% हमारा किस में जाएगा? हमारा एक्सपेंसेस में जाएगा। तो इसका मतलब हम नेट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में कितने की कर रहे हैं? तो नेट इन्वेस्टमेंट हमारी कितने की हो गई? दैट इज इक्वल टू 94। इसका मतलब हमने म्यूचुअल फंड्स में 94 रुपीज हमारे इन्वेस्ट होंगे 6% एक्सपेंस काटने के बाद। मैं थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए उसमें। नाउ आफ्टर डूइंग दिस, अब हमें करना है इनडिफरेंट क्या है। तो ये हो गया अब हमारा पॉइंट। अब हम लिखते हैं रिटर्न कितना अर्न करेंगे हम, रिटर्न फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, कि हमें म्यूचुअल फंड्स पे कितना रिटर्न मिलेगा। अभी उसने बोला रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड्स पे कितना मिलेगा? 16.5% ऑफ 94, क्योंकि हमारे 94 रुपीज इन्वेस्ट हुए। तो ये मैं आपको बता देता हूँ 15.51 आएगा। दिस विल बी ₹15.51, इतना रिटर्न। तो इसका मतलब अगर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको 15.51 का रिटर्न मिल रहा है। अगर वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको 14 रुपए मिल रहे हैं। अब हमें इन दोनों को इनडिफरेंट करना है। तो इनडिफरेंट करने का मतलब, भाई म्यूचुअल फंड्स में कायदे से अगर हम चेक करें तो हमें 1.51 पैसा ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि इसमें 14 रुपए मिल रहे हैं, इसमें 15.51। तो इसका मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी और कितने एक्सपेंसेस कर सकती है?
तो आप ऐसे लिख सकते हैं एक्सपेंसेस विच कैन बी incurred by म्यूचुअल फंड कंपनी। तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में लिखवा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। भाई मैं कहता हूं 15.51 रुपीज तो हमने अर्न किए म्यूचुअल फंड से, 14 रुपए हम इक्विटी से अर्न कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग एडिशनल और कितने रुपए खर्च कर सकते हैं, हम लोग एडिशनल 1.51 रुपीज खर्च कर सकते हैं, ताकि इन्वेस्टर इक्वल, क्योंकि फिर म्यूचुअल फंड में अगर हमने 1.51 रुपए और खर्च कर दिए तो इसका मतलब इन्वेस्टर अब इनडिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि उसको दोनों में 14% का रिटर्न मिलेगा। अब इसके आगे आप चेक कीजिए, ये तुम्हारा रुपीज में आ गया, लेकिन अगर हमें एक्सपेंस को परसेंटेज में निकालना है तो एक्सपेंस इन परसेंटेज कैसे निकलेगा, लेट अस इंसर्ट द इक्वेशन ओनली। तो फ्रैक्शन, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा एक्सपेंस इन परसेंटेज में, मैं एक बार आपको इसमें बता देता हूं। तो सबसे पहले लेट्स टेक, इसमें फॉर्मूला क्या होता है अभी आपको बताया था, एक्सपेंस आप अपॉन नेट एसेट्स लिखते थे, लेकिन यहां पर हम इन्वेस्टमेंट लिखेंगे कि इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड वाली कंपनी ने कितना किया, इनटू 100। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया इस केस के लिए, ठीक है। तो दिस इज आवर फॉर्मूला, क्योंकि हमारा फॉर्मूला भी यही होता है बेसिकली कि एक्सपेंस कितना आएगा वो ऊपर आएगा और नेट एसेट वैल्यू वैल्यू हमारी कितनी आएगी, नीचे आएगी। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले में पुट करूंगा, एक्सपेंस हमारा कितना है 1.51 डिवाइडेड बाय 94 इंटू 100। तो इसका मतलब हमारा परसेंटेज में कंपनी कितना पैसा और खर्च कर सकती है, 1.61%। तो ये हमारा नेट आंसर होगा इस केस के लिए। ये मैंने आपको करके दिखा दिया कि एक्सपेंस को अगर परसेंटेज में निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्सपेंस अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। सो दैट वुड बी अगेन इक्वल टू 1.51 हमारा एक्सपेंस था, इन्वेस्टमेंट हमने कितनी करी है 94 इंटू 100। तो ये हमारा फॉर्म हो गया 1.61%। इसका मतलब कंपनी 1.61% खर्चा और कर सकती है, ताकि इन्वेस्टर इनडिफरेंट हो जाए म्यूचुअल फंड के अंदर और इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर। So this is where our concept of mutual fund is getting over. I hope you have thoroughly enjoyed the videos and you have understood the concept. I would request you to like my channel, subscribe it and share with your friends so that everyone can get the knowledge about mutual funds. Thank you so much.